नमस्कार साथियों, मैं पूर्वज गुप्ता आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अब तक हमने पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर एक सेल इंजरी टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर हम पढ़ चुके थे अब तक उसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स के अंदर भी हमने एक डिजीज कंडीशन उठाई थी, जिसके अंदर था हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। तो हाइपोक्सिया और इस्चीमिया दोनों अलग अलग थे, जिनकी पैथोलॉजी के बारे में हमने पढ़ना चालू किया था पिछले एक पार्ट के अंदर। जब तक हम कवर कर चुके थे उसके अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी की पैथोजेनेसिस, जो कि हाइपोक्सिया और इस्चीमिया के कारण हो रही थी। दो कंडीशन हो सकती है हाइपोक्सिया इस्चीमिया के कारण, या तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी या इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। तो अब तक हमने पढ़ा था रिवर्सिबल सेल इंजरी। आज के हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी ड्यू टू हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। तो शुरुआत करते हैं। यहां पर क्या है? परसिस्टेंस ऑफ इस्चीमिया और हाइपोक्सिया, मतलब हाइपोक्सिया और इस्चीमिया का लंबे समय तक परसिस्ट कर जाना, लंबे समय तक बॉडी के अंदर रह जाना, रुक जाना। ठीक है। रिजल्ट इन इरिवर्सिबल डैमेज, किसको रिजल्ट करती है, क्या कॉज करती है? इरिवर्सिबल डैमेज, ऐसा डैमेज कॉज करती है जो कि वापस से सही नहीं हो सकता है। ठीक है। टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, किसको करेगी? सेल के फंक्शन को, सेल के स्ट्रक्चर को, इनको क्या कर देगी? इरिवर्सिबल कर देगी। एक तरीके से वो वापस अपनी बेसिक कंडीशन में या वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हाइपोक्सिया और इस्चीमिया लंबे समय तक के लिए हो जाए, लंबे समय तक के लिए परसिस्ट कर जाए बॉडी के अंदर, तो वो कंडीशन, ये दोनों डिजीज कंडीशन क्या कर सकती हैं? आपकी बॉडी की सेल्स को डैमेज पहुंचा सकती हैं, और इस हद तक पहुंचा सकती हैं कि वापस वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे नहीं आएगा। ठीक है। और क्या हो सकता है? उनका सेल डेथ हो सकती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेज एट विच द पॉइंट, क्या बोल रहा है? द स्टेज एट विच दिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और इरिवर्सिबली इज रीच्ड फ्रॉम रिवर्सिबल सेल इंजरी इज अनक्लियर। इसने क्या बोला कि ये स्टेज, कौन सी स्टेज? जहां तक ये पहुंचे हैं वहां पर कोई रिटर्न नहीं है। अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी तक आप पहुंच चुके हो तो वहां पर कोई इंजरी नहीं है, आया भले ही वो रिवर्सिबल सेल इंजरी से होते हुए, लेकिन अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी तक पहुंच चुका है तो वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन पर जाने के लिए उसके पास कोई चांस नहीं है, कोई भी मेथड नहीं। ठीक है। बट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज अ कंटिन्यूअस ऑफ रिवर्सिबली सेल इंजर सेल, लेकिन जो एक तरीके से सीक्वेंस है, जिस तरीके से होता हुआ आ रहा है, जैसे रिवर्सिबल सेल इंजरी में होता हुआ आ रहा था कि एटीपी का डिप्लेशन होना और भी चीजें होना, ये अपन ने एक सीक्वेंस वाइज पिछले पिछले पार्ट में अपन ने पढ़ा था। वही सीक्वेंस वाइज इसमें भी चलता है, लेकिन इसके अंदर इरिवर्सिबल पहुंचते पहुंचते या सेल डेथ होते होते तक वापस से कंडीशन रिवर्सिबल की तरफ जाने के लायक नहीं बचती है। दिक्कत यहां तक है कि रिवर्सिबल के अंदर आप वापस चीजों को एक तरीके से रिवर्स के अंदर लेके जा सकते हो। आपने बैक गियर लगाया और वापस गाड़ी आपकी पीछे चली गई, वापस नॉर्मल स्टेज में चली गई। लेकिन इरिवर्सिबल ऐसी स्टेज है जहां पे आप क्या नहीं कर सकते? सेल को वापस से नॉर्मल कंडीशन की तरफ नहीं लेके जा सकते हो, मतलब वापस से बैक गियर नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, मेन चीज इसमें एक तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है टू एसेंशियल फिनोमेना। कोई दो एसेंशियल फिनोमेना है जो क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं। किसको अलग अलग करते हैं? इरिवर्सिबल सेल इंजरी को रिवर्सिबल सेल इंजरी से अलग करते हैं। मतलब इरिवर्सिबल की कोई ऐसी दो बातें हैं जो किससे अलग करती हैं? उसको रिवर्सिबल सेल इंजरी से अलग करती हैं। कौन कौन सी बातें? पहली बात, इनएबिलिटी ऑफ द सेल टू रिवर्स माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, मतलब इनएबिलिटी ऑफ सेल, मतलब सेल की खुद की क्षमता नहीं है, सेल की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। किस लिए? टू रिवर्स माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्फंक्शन हुआ है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद हुआ है, उसको वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में नहीं ला पा रही। कौन? सेल। ऑन रीपरफ्यूजन और रीऑक्सीजनेशन, अगर सेल या माइटोकॉन्ड्रिया के पास वापस से ऑक्सीजन आ जाती है या वापस से ब्लड सप्लाई आ जाती है, भाई इस्चीमिया और हाइपोक्सिया क्यों हो रहा था? या तो ब्लड सप्लाई कम हो गई या ऑक्सीजन कम हो गई। दोनों चीजें अगर वापस से आ जाती हैं तब भी वो वापस से माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्फंक्शन है या माइटोकॉन्ड्रिया जो बिगड़ चुका है उसको वापस से एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे रिपेयर नहीं कर सकती, जिससे कि वो नॉर्मल स्टेज पे आ जाए। तो पहला डिफरेंशिएशन तो ये हो गया कि सेल के पास इतनी ताकत ही नहीं बची कि वो माइटोकॉन्ड्रिया को सही कर ले। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टर्बेंस इन द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन इन जर्नल एंड पर्टिकुलरली इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो सुनो, अब पहला पॉइंट था कि भैया सेल क्या नहीं कर सकती? वापस से माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को सही नहीं कर सकती। और दूसरा क्या नहीं कर सकती? सेल के अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है, किसका? सेल मेम्ब्रेन का।
जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है, जो सेल के पार्ट्स को रोक के रखी हुई है, उसके अंदर क्या हो जाना, डिसफंक्शन हो जाना, या उसके लिए दिक्कत हो जाना, उसके फंक्शंस में दिक्कत हो जाना। ठीक है, जर्नली कौन सी वाली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जर्नली या पर्टिकुलरली कौन सी मेम्ब्रेन की बात करी जा रही है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करी जा रही है। ठीक है, तो दो डिफरेंशिएशन दिख गए। नेक्स्ट बोल रहा है इन एडिशन, मतलब साथ में और भी चीजें होती हैं, साथ में जो चीजें हो रही हैं, ये दो चीजें तो करती हैं इसको डिफरेंशिएट, लेकिन साथ में और कौन कौन सी चीजें जो उसको डिफरेंशिएट करती हैं। तो पहला है रिडक्शन इन एटीपी, अपन ने ये रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर भी पढ़ा था कि रिडक्शन इन एटीपी, एटीपी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूड डिप्लीशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या होना, डिप्लीशन होना, मतलब एक तरीके से टूटना, एक तरीके से प्रोटीन का क्या होना, खराब होना। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस्ड इंट्रासेलुलर पीएच, सेल के अंदर का इंट्रासेलुलर पीएच, पीएच क्या होना, गिर जाना, एक तरफ से किसकी तरफ जाना, किस स्टेज की तरफ जाना, ये जा रहा है एसिडोसिस की तरफ। अगर एसिडोसिस की तरफ जा रहा है तो सेल क्या होगी, अपने आप में बस्ट आउट हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं बचेगी। बाकी के जो ऑर्गेनल्स है, सेल के ऑर्गेनल्स है, वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। अगर वही डैमेज हो जाएंगे तो प्रोटीन काम नहीं करेगा, प्रोटीन काम नहीं करेगा तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक पड़ जाएगी, वो वीक पड़ जाएगी तो सेल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो फैक्टर जो अपन ने पिछले पॉइंट में पढ़े, उनके साथ साथ ये भी फैक्टर इंक्लूड है किसमें, इरिवर्सिबल सेल इंजरी को रिवर्सिबल सेल इंजरी से अलग करने में। ठीक है, लास्ट वन इज लीकेज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम इनटू द प्लाज्मा, किसका लीकेज हो जाना, लीकेज होना लाइसोसोमल एंजाइम का। लाइसोसोमल मतलब लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी, तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सेल के सुसाइडल बैग है, मतलब जैसे ही सेल में कोई खराबी आती है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल एंट्री करता है या फिर उसको कुछ भी गड़बड़ दिखती है, ऐसा लगता है कि मैं अब सही नहीं हो सकता, तो क्या करता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसके कारण क्या होता है, वो अंदर ही अंदर पूरी सेल को खा जाते हैं और सेल को खत्म कर देते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, लीकेज होना चालू हो जाते हैं, किनका लीकेज, लाइसोसोमल एंजाइम्स का लीकेज चालू हो जाता है, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। और प्लाज्मा के अंदर लाइसोसोम्स का एंजाइम चालू हुआ निकलना, मतलब कि एंजाइम्स का लीकेज होना चालू हुआ, तो क्या कर देगा, सब सेल्स को मारना चालू कर देगा। ठीक है, तो अब इसको पर्टिकुलरली देखते हैं, क्या चीज बोल रहा है, दीज बायोकेमिकल चेंजेस, जो चेंजेस अभी अपन ने देखे, पिछले पॉइंट में देखे, जैसे मतलब डिप्लीशन ऑफ एटीपी, प्रोटीन का नहीं बनना, लाइसोसोम्स एंजाइम्स का सीक्रेट होना, लीकेज होना, इन बायोकेमिकल चेंजेस से क्या इफेक्ट पड़ता है, किसके ऊपर, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, सेल के खुद के कंपोनेंट्स पे, जो इसके स्ट्रक्चर है, उन कंपोनेंट्स पे क्या असर पड़ता है, ये अपन को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो रहा है, कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम इनफ्लक्स मतलब ये किस वजह से होता है, जो कैल्शियम इनफ्लक्स है ये पढ़ेंगे अपन, तो अभी समझेंगे, लेकिन कैल्शियम इनफ्लक्स किसकी वजह से हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की वजह से, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया है, इसलिए क्या हो रहा है, कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा है। क्या मतलब है इसका, सुनो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू कंटिन्यूड हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया लगातार चल रहा है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, ए लार्ज साइटोसोलिक इनफ्लक्स, साइटोसोलिक इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस अकर, क्या होता है, बड़े अमाउंट में जो कैल्शियम का डिपोजिशन है, एक तरीके से इनफ्लक्स मतलब बाढ़ आ जाना कैल्शियम की, कैल्शियम के आयंस की क्या आ जाना, बाढ़ आ जाना। ठीक है, कहां पर, साइटोस्टोलिक इनफ्लक्स, साइटोस्टोलिक में सेल्स के अंदर किसका आ जाना, कैल्शियम के आयंस की एकदम से बाढ़ आ जाना। ठीक है, उसे क्या बोल रहे हैं अपन, कैल्शियम इनफ्लक्स बोल रहे हैं, और किस वजह से हो रहा है, लंबे समय तक हाइपोक्सिया कंडीशन रहने की वजह से। साथ में बोला है इट अकर स्पेशली आफ्टर रिपल्शन और इरिवर्सिबली इंजर्ड सेल, क्या बोल रहा है, इट अकर स्पेशली, ये होता कब है, जब रीपरफ्यूजन ऑफ इरिवर्सिबल इंजर्ड सेल, इरिवर्सिबल इंजर्ड सेल मतलब कंडीशन कहां तक पहुंच चुकी है, इरिवर्सिबल सेल तक हो गई है, मतलब ऐसी इंजरी पहुंच गई है जो इरिवर्सिबल है, उसके बाद वापस से रीपरफ्यूजन हो जाना, मतलब वापस से ब्लड सप्लाई का एक तरीके से पहुंच जाना। ठीक है, ऑक्सीजन भले ही कम है लेकिन वापस से ब्लड सप्लाई का पहुंच जाना है, उसकी वजह से क्या होता है, ये उसके बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि सेल डेथ तो हो चुकी है, सेल अपना काम नहीं कर पा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज हो गया है, तो उसके बाद भले ही ब्लड सप्लाई आ जाए, लेकिन वो क्या करता है, कैल्शियम को अंदर लेता जाता है, और कैल्शियम का क्या हो जाता है, इनफ्लक्स हो जाता है। ठीक है, इसमें वापस से ये क्या बोला गया है, रिपरफ्यूजन का एक तरीके से मतलब क्या है, द रीस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन, ब्लड फ्लो का वापस से एक ऑर्गन की तरफ क्या हो जाना, रीस्टोरेशन, मतलब वापस से रीस्टार्ट हो जाना। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू आफ्टर हैविंग बीइंग ब्लॉक्ड, क्या होने के बाद, मान लो पहले क्या हुआ था, उस ऑर्गन के लिए ब्लड सप्लाई बंद हो गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्लड सप्लाई बंद हो गई, वो डैमेज हो गया,
उसके अंदर एक तरीके से इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई, कॉज हो गई, और वापस से क्या हो रहा है, उसके अंदर किसी कारणवश खुल गया, मान लो वो पाथवे खुल गया या फिर कुछ ट्रीटमेंट दे दिया, तो वापस से क्या होना, उसके पास ब्लड सप्लाई पहुंच जाना, वापस से रीस्टोर हो जाना, मतलब वापस से सिस्टम एज इट इज चालू हो गया है। ठीक है, ये इसका मतलब था रिपरफ्यूजन का मतलब। ठीक है, अब इसने एक और पॉइंट बोला है, एक्सेस इंट्रासेलुलर कैल्शियम कलेक्ट इन द माइटोकॉन्ड्रिया डिसेबलिंग इट्स फंक्शन। ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है। अब एटीपी के प्रोडक्शन करने वाले के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा जमा हो जाए, और ज्यादा जमा होने के कारण क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिसफंक्शन हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएगा, बिल्कुल एक तरीके से खराब हो जाएगा। ठीक, तो कैल्शियम इन्फ्लक्स इसमें अंदर क्या है, मेन कारण है, मतलब इसकी वजह से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होते हैं, मतलब कैल्शियम का ज्यादा डिपोजिशन और माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेज। किसका एक्टिवेशन हो जाता है, फॉस्फोलाइपेज का एक्टिवेशन हो जाता है। उसके कारण होता क्या है, मेम्ब्रेन का डैमेज। फॉस्फोलाइपेज अगर एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो सेल की मेम्ब्रेन है, पर्टिकुलरली कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटने चालू हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डैमेज टू मेम्ब्रेन फंक्शन स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन फंक्शन का डैमेज होना, और पर्टिकुलरली कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाना, पर्टिकुलरली इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी। यही वो इवेंट है, कौन सा इवेंट, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होना चालू हो जाती है, उसके ऊपर असर पड़ना चालू हो जाता है। यही इवेंट सबसे मेन है किसके अंदर, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। अगर आपको कहीं पर कुछ नहीं दिख रहा हो और ये दिख रहा हो इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होना चालू हो गई है, टूटना चालू हो गई है, तो समझ जाना ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी का ही एक पार्ट है। ठीक है, इंक्रीज साइटोस्कोलिक इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। किसका क्या बढ़ गया था, कैल्शियम बढ़ गया था इन द सेल एक्टिवेट। सेल के अंदर जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसका बढ़ गया था, कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होना चालू हो गया था, इनफ्लक्स हो गया था, उसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन उस एक्यूमुलेशन के बाद में द सेल एक्टिवेट्स एंडोजीनियस फॉस्फोलाइपेज। सेल मतलब कि एक तरीके से सेल है वो किसको एक्टिवेट कर देती है, एंडोलाइपेज को। एंडोलाइपेज नहीं, फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट कर देती है, जो कि खुद सेल के पास हैं। सेल के पास होने वाले मतलब एंडोजीनियस, खुद सेल के पास या खुद ब्लड के पास जो एंडोजीनियस फॉस्फोलाइपेज हैं, उनको क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। अब ये फॉस्फोलाइपेज करते क्या है, एंजाइम्स दैट आर फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, एंड दैट ब्रेक डाउन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, और वो तोड़ते किसको हैं, फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ते हैं। लिपिड्स एक तरीके से फैट, किसको तोड़ते हैं, फैट को तोड़ते हैं एक तरीके से, फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ते हैं। कौन तोड़ता है, फॉस्फोलाइपेज। अब वो किस में डिपॉजिट होना चालू हो गया है, या किस में आना चालू हो गया है, खुद सेल के अंदर आना चालू हो गया है, तो वो क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। क्यों, ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज, लॉस ऑफ आयन। किसका लॉस ऑफ आयन होगा, मतलब किसका लॉस होगा, आयंस का लॉस होगा। डिप्लीशन ऑफ एटीपी, एटीपी का डिप्लीशन हो रहा है, किसका, देखो इसने बोला है इन सारी चीजों की वजह से कुछ होगा, क्या होगा, किन किन चीजों की वजह से, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज की वजह से, आयंस के लॉस की वजह से, डिप्लीशन ऑफ एटीपी की वजह से, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से। क्या बढ़ेगी, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मेम्ब्रेन ही डैमेज, तो मेम्ब्रेन जो लेन देन करता है, जैसे सोडियम का लेन देन, पोटेशियम का लेन देन, ये सब जो करता है, मतलब इनपुट और एक्सपोर्ट करता है, उसमें क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो जिसके कारण क्या होगा, लाइजोसोमल रप्चर, लाइजोसोमल रप्चर भी होगा। मतलब लाइजोसोम्स जो होते हैं, लाइजोसोम्स क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, अगर उसका रप्चर होना चालू हो गया तो क्या निकलने लग जाएंगे, एंजाइम्स बाहर आने लग जाएंगे, और एंजाइम्स बाहर आने लग जाएंगे तो क्या होगा, सेल डैमेज होना चालू हो जाएगी। तो इसने क्या बोला, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ गई, लाइजोसोम्स का रप्चर होना चालू हो गया, और लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। अगर यही सब टूटना चालू हो गए, साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटना चालू हो गई, तो जो सेल के स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो गई, वीक हो गई, कमजोर पड़ गई। ठीक है, तो इसने क्या बोला, अगर फॉस्फोलाइपेज, लाइपेज एक तरीके से मार रहा है, किसको मार रहा है, फॉस्फोलिपिड्स को, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है, एक तरीके से फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। ठीक है, अगर उसी को मारना चालू कर देगा, काटना चालू कर देगा, तो क्या होगा, सेल का जो एक तरीके से स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो क्या पड़ जाएगी, वीक पड़ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रासेलुलर प्रोटीएज। क्या चीज,
इंट्रासेलुलर प्रोटीएज। ये करता क्या है, साइटोस्केलेटन डैमेज। किसको डैमेज पहुंचाता है, साइटोस्केलेटन डैमेज पहुंचाता है। साइटोस्केलेटन है क्या, सबसे लास्ट पॉइंट पे एक बार देखिए आप, साइटोस्केलेटन इज ए स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन एक स्ट्रक्चर है दैट हेल्प सेल टू मेंटेन देयर शेप एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। साइटोस्केलेटन मतलब एक तरीके से सेल का स्केलेटन। कैसे याद रखोगे, सेल का स्केलेटन मतलब एक तरीके से ढांचा, सेल का खुद का ढांचा। अगर उसी को कोई चोट पहुंचा रहा है, उसी को कोई डैमेज कर रहा है, तो सेल की खुद की शेप बिगड़ेगी, सेल का खुद का स्ट्रेंथ, मैकेनिकल जो सपोर्ट है उसके पास, वो टूट जाएगा। मान लो अपनी हड्डी टूट जाए, हड्डी टूट गई तो कभी कभार जो फाइटर्स वगैरह होते हैं उनका आप देखते हो हाथ मुड़ गया, हड्डी टूट गई, उसके बाद वो किस काम की, जुड़ तो भले ही वापस जाती है, लेकिन जिस टाइम वो टूटी है उस टाइम वो हाथ बिल्कुल ऐसे लटक जाता है नीचे की साइड, टूट के आधा लटक जाएगा। ठीक है, होता क्या है, जैसे अपनी बोन्स अपनी बॉडी के लिए एक मैकेनिकल सपोर्ट है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, उसी तरीके से साइटोस्केलेटन क्या कर रही है, सेल्स को शेप और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द नॉर्मल साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल विच एंकर द सेल मेम्ब्रेन इज डैमेज ड्यू टू डिग्रेडेशन बाय फिजिकल इफेक्ट ऑफ सेल स्वेलिंग प्रोड्यूसिंग इरिवर्सिबल सेल इंजरी मेम्ब्रेन। सुनिए, ये मैंने एक साथ पॉइंट बोल दिया, लेकिन मैं इसको समझा देता हूं। क्या बोल रहा है ये, देखो अपन को छोटा पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन कैसा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। आप कम पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन कैसा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छे तरीके से समझो। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या समझेंगे अपन, बिल्कुल प्रॉपर्ली समझते हैं हिंदी के अंदर क्या बोल रहा है। ये जो नॉर्मल साइटोस्केलेटन है, वो उसका कंडीशन कैसे कब बिगड़ जाती है, उसकी कंडीशन बिगड़ती है जब किसका डिग्रेडेशन होना चालू हो जाता है, जब डिग्रेडेशन होना चालू हो जाता है मेम्ब्रेन का। किसका, सेल मेम्ब्रेन का या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसकी वजह से, इरिवर्सिबल सेल इंजरी होने की वजह से। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि इंट्रासेलुलर प्रोटीएज रिलीज हो गए एक तरीके से, तो वो कर क्या रहे हैं, साइटोस्केलेटन डैमेज कर रहे हैं। साइटोस्केलेटन क्या है, एक तरीके का सेल के लिए शेप बनाने का और मैकेनिकल सपोर्ट देने का स्ट्रक्चर है। अगर मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तो साथ में ये भी डैमेज हो रहा है और ये डैमेज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एक तरीके से सेल की ग्रह दशा बेकार हो गई, मतलब एक तरीके से उसका सिस्टम चेंज हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट, एक्टिवेटेड एंडोन्यूक्लियस। किसका एक्टिवेट हो जाना, एंडोन्यूक्लियस का एक्टिवेट हो जाना, जिसके कारण न्यूक्लियर डैमेज होना चालू हो जाता है। जिसके कारण क्या चालू होता है, न्यूक्लियस का डैमेज होना चालू हो जाता है। न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है उसका डैमेज होना चालू हो गया, खुद न्यूक्लियस का डैमेज होना चालू हो जाता है। क्या बोला है, डीएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए मतलब डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन आर डैमेज्ड बाय द एक्टिवेटेड लाइसोसोमल एंजाइम। किसकी वजह से डैमेज होना चालू हो जाते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम, जो लीक अपन ने पढ़ा था, लीकेज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, उनके लीकेज होने के कारण, उनके एंजाइम्स के रिलीज होने के कारण, उनके एक्टिवेट होने के कारण जो डीएनए है और न्यूक्लियोप्रोटीन है उसका डैमेज होना चालू हो जाता है। सच एस प्रोटीएज एंड एंडोन्यूक्लियस, किसका रिलीज, जैसे जो डैमेज करते हैं या फिर जो एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स के नाम है लाइसोसोमल एंजाइम्स के नाम है, क्या नाम है, प्रोटीएज एंड एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो डीएनए के अंदर या फिर ये न्यूक्लियर प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको तोड़ने का चालू कर देते हैं, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना चालू कर देते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ना चालू कर देते हैं। अगर एक बात बताओ, आपके अंदर मेनली हार्ट का ही डैमेज हो जाए, हार्ट ही आपके अंदर से उखाड़ के रख दिया जाए, तो आपकी बॉडी काम करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट ही एक मेन स्ट्रक्चर है। तो उसी तरीके से सेल के अंदर उसका मेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कोई डैमेज तो सेल खुद ब खुद खत्म, सेल डेथ अपने आप हो गई। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस का एक्टिवेशन हो गया, और अब क्या हो रहा है, लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोमल मतलब लाइसोसोम से निकले हुए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो करेंगे क्या, लाइसोसोमल डैमेज कॉज करेंगे, जिसके कारण होगा क्या, सेल डेथ, और साथ में फेगोसाइटोसिस भी करेंगे। लाइसोसोम्स का डैमेज तो करेंगे, लाइसोसोम्स को खत्म कर ही देंगे, लेकिन जो और एंजाइम निकलेंगे वो क्या करेंगे, सेल का डेथ भी करेंगे और साथ में फेगोसाइटोसिस भी करेंगे। फेगोसाइटोसिस का मतलब है सेल को एक तरीके से खत्म कर देना, खा जाना पूरा, मतलब एक तरीके से एंगल्फ कर जाना। ठीक है, इसके अंदर क्या है, द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन आर डैमेज्ड एंड रिजल्ट इन एस्केप ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो ये एंजाइम है, कौन से, लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये क्या करते हैं, खुद की ही लाइसोसोम जिसके अंदर से ये रिलीज हो रहे हैं उसी की मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, और खुद बाहर प्लाज्मा साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। ओके,
दीज एंजाइम आर एक्टिवेटेड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल। ये एक्टिवेट कब होते हैं? ये एक्टिवेट होते हैं जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए और एसिड की मात्रा बढ़ जाए। मतलब सेल किस तरफ बढ़ गई? लाइसोसोमल एंजाइम है, एसिडिक है, तो पीएच को क्या कर देंगे? गिरा देंगे। तो पीएच तो क्या हो गई? गिर गई एक तरीके से, मतलब 1 2 3 ऐसे पहुंच गई, ठीक है, एक तरीके से डाउनफॉल की तरफ गई। और साथ में एंजाइम्स को क्या करेगी? एंजाइम्स क्या करेंगे? एंजाइम्स एक्टिवेट कर देंगे, किसकी वजह से? लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, हाइपोक्सिया कंडीशन की वजह से। साथ में इसने बोला है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल अंडर यूजिंग वाटर। करते क्या है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। किसकी मदद से? पानी की मदद से। जैसे आपने देखा हो मार्बल्स की कटिंग जब करते हैं, तो मार्बल की कटिंग में करते क्या है? वो काटते तो जाते हैं, उस ग्राइंडर होता है जो भी होता है, उससे काटते जाते हैं, साथ में पानी की सप्लाई देते जाते हैं, उसमें पानी डालते जाते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम है वो करता क्या है? वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है, लेकिन किसकी हेल्प से करता है? हाइड्रो मींस वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट, दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ऑन एक्टिवेशन, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्रिंग अबाउट एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। ये करते क्या हैं? सेल के कंपोनेंट्स का डाइजेशन करना चालू कर देते हैं। एक तरीके से सेल के कंपोनेंट्स को खाना चालू कर देते हैं, मारना चालू कर देते हैं, और उनको सेल डेथ की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। कहां पे? एंड हेंस सेल डेथ। कहां तक पहुंचा देते हैं? सेल डेथ तक पहुंचा देते हैं। ओके, समझ में आया? कुछ पॉइंट से 5 पॉइंट से एक तरीके से पैथोलॉजी बोल सकते हो उन्हें, पैथोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी ड्यू टू हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। हाइपोक्सिया और इस्चीमिया के कारण क्या हो रहा है? कुछ पैथोजेनेसिस कंडीशन हो रही है, जिनको अपन ने सीक्वेंस वाइज पढ़ा है, जिसके अंदर 5 पॉइंट्स आए थे। 5 पॉइंट्स को मैंने अच्छे से समझाया, और इसको अच्छे से आपको लिख के याद करना है प्रॉपर तरीके से। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो कि हमें सर ये समझ में नहीं आया, इसके अंदर ये डाउट में हमें दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस चीज को वापस रिपीट करूंगा और पक्का आपके आंसर का, क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर अब हम देखेंगे इस्चीमिया रिपल्सिव रिपरफ्यूजन इंजरी। इस्चीमिया वापस से रिपरफ्यूजन हो जाए, मतलब इस्चीमिया तो कंडीशन है ही, लेकिन वापस से रिपरफ्यूजन हो गया, मतलब कंडीशन क्या हो गई? रिपरफ्यूजन मतलब एक तरीके से ब्लड सप्लाई वापस से चालू हो गई। तो इस्चीमिया हुआ, रिपरफ्यूजन हुआ, उसके कारण क्या इंजरी हुई, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ इस्चीमिया, इस्चीमिया के ड्यूरेशन के कारण, एक तरीके से इस्चीमिया कंडीशन के ड्यूरेशन, कितनी देर तक इस्चीमिया रहा, हाइपोक्सिया कितनी देर तक रहा, साथ में रीस्टोरेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का वापस रीस्टोरेशन हुआ, उसकी वजह से ये डिपेंड रहता है, ठीक है। ये मतलब कि अगर इंजरी, ये वाली इंजरी हो रही है, कौन सी इंजरी? इस्चीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी अगर हो रही है, तो किस पे डिपेंड है? कितनी देर तक इस्चीमिया और हाइपोक्सिया बॉडी में रहे, डिजीज कंडीशन कितने टाइम तक रही, और साथ में कितनी देर में रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड हुआ, ठीक है। इट मे रिजल्ट इन फॉलोइंग 3 डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी वजह से 3 कॉन्सिक्वेंसेस खड़े हो सकते हैं, मतलब 3 दिक्कतें हो सकती हैं, 3 चीजें हैं जो इनकी वजह से हो सकती हैं। वो पहली कौन सी है? सबसे पहला है फ्रॉम इस्चीमिया टू रिवर्सिबल सेल इंजरी, मतलब इस्चीमिया थोड़े टाइम के लिए बॉडी में रहा, जिसके कारण क्या हुआ? रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई। मतलब इस्चीमिया से किसकी तरफ गए? रिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ गए। इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हेन द पीरियड ऑफ इस्चीमिया इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। इस्चीमिया का पीरियड कैसा है? शॉर्ट ड्यूरेशन का है, कम टाइम का है। तो रीपरफ्यूजन विद रीसप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। रीपरफ्यूजन मतलब वापस से सप्लाई का हो जाना, किसका? ऑक्सीजन की सप्लाई का हो जाना। रीस्टोर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ द इंजर्ड सेल। जो भी सेल के अंदर इंजरी हुई है, किसके कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण, ब्लड की कमी के कारण। अगर इसमें थोड़े समय तक रहा और वापस से ब्लड सप्लाई आ जाए, वापस से ऑक्सीजन की सप्लाई आ जाए, तो क्या होगा? जो भी सेल इंजरी हुई थी वो थोड़े टाइम के लिए हुई है, और वापस से क्या हो जाएगी? क्योर हो जाएगी, वापस से सही हो जाएगी, वापस से पेशेंट की सेल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। एग्जाम्पल, रिवर्सिबल सेल इंजरी, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सॉरी, एग्जाम्पल नहीं, डेट इज रिवर्सिबल सेल इंजरी, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल सेल इंजरी। ओके, दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है? फ्रॉम इस्चीमिया टू इरिवर्सिबल इंजरी। इस्चीमिया कंडीशन है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन रहा, जिसके कारण क्या हो गई? इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई, ऐसी इंजरी जो वापस से सही नहीं हो सकती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? मच लॉन्गर पीरियड ऑफ इस्चीमिया, मतलब इस्चीमिया का लंबा टाइम चला गया बॉडी के अंदर, लंबे टाइम तक रह गई, हैज रिजल्टेड इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसकी वजह से क्या हो गया? इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई ड्यूरिंग इस्चीमिया इटसेल्फ, खुद इस्चीमिया के दौरान ही, या इस्चीमिया की वजह से ही
ये चीज हो गई। इस्कीमिया दो चीजें कर रही है, रिवर्सिबल सेल इंजरी भी कर रही है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी भी कर रही है। रिवर्सिबल कर रही है तब जब थोड़े समय के लिए है, और इरिवर्सिबल कब कर रही है, जब लंबे समय तक के लिए रह रही है। ठीक है, जैसे एक्यूट और क्रोनिक होता है, एक्यूट का मतलब थोड़े टाइम तक, क्रोनिक का मतलब लंबे समय तक, उसी तरीके से है ये भी। थर्ड वन इज फ्रॉम इस्कीमिया टू रीपरफ्यूजन इंजरी, इस्कीमिया से रीपरफ्यूजन इंजरी तक। ठीक है, तो क्या बोला गया, ये रीपरफ्यूजन इंजरी बार बार आ रहा है, इसमें है क्या, क्या चीज बताना चाह रहा है। तो व्हेन इस्कीमिया इज फॉर समवॉट लॉन्गर ड्यूरेशन, इस्कीमिया रिवर्सिबल से भी ज्यादा एक लंबे समय तक रह जाए, ठीक है, देन रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू इंजर्ड बट वाइबल सेल, वापस से रिस्टोरेशन होता है, वापस से सेल के पास ब्लड पहुंचता है, लेकिन उन सेल्स के पास पहुंचता है ये जो थोड़ी बहुत क्या है, लाइबल है, एक तरीके से जिंदा है, जो थोड़ा बहुत क्या कर सकती है, खुद को चला रही है, हल्के बहुत में भी काम चला रही थी। रिस्टोरेशन टू द इंजर्ड बट वाइबल सेल, जिंदा थोड़ी सी मतलब एक तरीके से अधमरी सेल्स के पास, ठीक है, रेदर देन रिस्टोरिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। लेकिन क्या नहीं करेंगी, रिस्टोरेशन नहीं करेंगी या वापस से सही नहीं करेंगी, किसको सही नहीं करेंगी, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द सेल। जैसे मान लो एक टिश्यू डैमेज हुआ, 15-20 सेलों का टिश्यू डैमेज हुआ जिसके अंदर से सेल डेथ हो गई है, लेकिन एक दो सेल अपने कम कम काम में काम चला रही हैं, उनके पास पे वापस से ब्लड सप्लाई आ जाना, ब्लड सप्लाई आ जाएगी उनके पास, लेकिन वापस से पूरा का पूरा फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा, वापस से एज इट इज अपनी पुरानी कंडीशन में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सिर्फ हो सकता है ब्लड सप्लाई चालू हो जाए, इसे कहते हैं फ्रॉम इस्कीमिया टू रीपरफ्यूजन इंजरी। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के अंदर हम मॉर्फोलॉजी समझेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। मॉर्फोलॉजी में अपन को स्ट्रक्चर देखना है, कौन सा स्ट्रक्चर किस तरीके से बिगड़ रहा है। तो आज के टॉपिक में अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो या कोई भी परेशानी हो या किसी भी तरीके का पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, उस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।